जमा खाते में एक साथ जमा होता है, आवर्ती में महीना महीना जमा होता है। उसके बाद सावधि जमा खाते में जमा धन पर चक्रवृद्धि ब्याज देय होता है। तो यहाँ पे लिखा है सावधि जमा में चक्रवृद्धि ब्याज पर देय होता है। ये कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है, ठीक ना। ये कथन करेक्ट है, 2024 में एसेट में आया था। उसके बाद लिखा है आवर्ती खाता में बचत खाता की तुलना में अधिक ब्याज मिलता है। तो बचत खाता से हमेशा इसके अतिरिक्त जो और 3 प्रकार के खाता होता है, एक होता है चालू खाता, एक होता है सावधि जमा खाता और एक होता है आवर्ती खाता, उन सब पे ब्याज ज़्यादा मिलता है। तो ये कथन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस प्रकार सत्य हम लोग लिख सकते हैं। छत्तीसगढ़ 2024 में बी सेट में पूछा गया था। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि tan 30 का मान √3 होता है। तो हम लोग जानते हैं 30 डिग्री नापने के लिए हम लोग फिंगर रूल का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक ना, जिसमें हम लोग जानते हैं कि नीचे का उंगली बटे ऊपर की उंगली। तो 30 के ऊपर नीचे की उंगली 1 बचेगा, मतलब इसका आंसर 30 का मान क्या होता है? 1/√3 होता है। लेकिन ये बोल रहा है कि √3 होता है, मतलब गलत बता रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका आंसर असत्य हो जाएगा, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य होगा। करेक्ट कब होता? जब यहाँ पे लिखा रहता tan 30 का मान 1/√3 होता है, तब करेक्ट होता है। लेकिन अभी ये बोला खाली √3 होता है, इसलिए असत्य हो गया। छत्तीसगढ़ 2018 में एसेट में पूछा था। फिर लिखा है cos 30 का मान √3/2 होता है। तो cos 30 का मान √3/2 होता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि cos का जो सूत्र होता है ऊपर की उंगली बटे 2 होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 30 के ऊपर 3 उंगली है, करेक्ट है। ये कथन बिल्कुल क्या होगा? सत्य होगा। उसके बाद देखिए लिखा है sin 30 का वैल्यू √3/2 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि sin 30 का मान जो है वो √3/2 नहीं होता, 1/√3 होता है। तो ये कथन भी क्या हो गया? असत्य हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है sin 90 - थीटा = cos थीटा होता है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। हम लोग जानते हैं इसका पूरा सूत्र, छत्तीसगढ़ 2022 में बी सेट में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है sin 30 का मान cos 60 के मान के बराबर होता है। तो ये कथन भी करेक्ट है, ये कथन सत्य है, ठीक ना। sin 30 का मान भी 1/√3 होता है और cos 60 का वैल्यू भी 1/√3 होता है। चलिए, sin 45 का मान cos 45 के बराबर होता है। ये कथन भी सत्य है, ठीक ना। दोनों का मान 1/√2 होता है, ये करेक्ट है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा है sin 59 का मान cos 31 होगा। तो अगर 90 में हम लोग 59 घटाएंगे 31 आएगा, बराबर होगा। ये कथन भी सत्य हो जाएगा। उसके बाद आगे लिखा है देखिए sin 37 एवं cos 57 के मान बराबर होंगे। तो यहाँ पे ये करेक्ट है, क्योंकि sin थीटा माने sin 35 का सूत्र अगर लगाएंगे तो हो जाएगा cos 90 - 37। तो हमको कितना प्राप्त होगा? 57 ही प्राप्त होगा, ठीक ना। अगर हम लोग इस सूत्र को लगाएंगे sin 90 - 37 क्या हो जाएगा? cos 53 आएगा। तो ये करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे ये कथन सत्य है। tan 90 - थीटा का मान cot थीटा होता है। ये कथन भी सत्य है। छत्तीसगढ़ 2022 में एसेट में आया था। उसके बाद वाला प्रश्न देखिए cos 90 - थीटा का मान sin थीटा होता है। ये कथन भी सत्य है, ठीक ना। छत्तीसगढ़ 2022 में सेट सी में पूछा गया था। उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा है। यदि 2 त्रिभुज सर्वांग सम हो तो हमेशा समरूप होंगे। अच्छा, जिसके सभी अंग समान है वो दिखने में भी समान दिखेगा। ये कथन सत्य है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है। यदि 2 त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजा हमेशा बराबर होगी। जो समान दिखेगा उसका नाप भी बराबर होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक ना। इसलिए ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। उसके बाद यदि 2 त्रिभुज समरूप हो तो वे हमेशा सर्वांग सम होते हैं। यदि 2 त्रिभुज समरूप दिख रहा है, समान दिख रहा है, तो सभी अंग समान होंगे। ये कथन असत्य है, ठीक ना। अगर सर्वांग सम है तब समरूप दिख सकता है, लेकिन समरूप है तब सर्वांग सम नहीं होगा। यह असत्य कथन है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है समरूप चतुर्भुजों की सभी संगत भुजाएं समान होती है। तो समरूप चतुर्भुज की सभी संगत भुजाएं समान होती है, ये कथन असत्य है।
ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। समान दिखने से उसकी भुजाओं भी समान होगा ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए उसके बाद लिखा है यदि किसी त्रिभुज के दो कोण समान है तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। दो कोण समान होने से समबाहु नहीं होता, ठीक ना, तीनों कोण समान है तब जाके हम लोग समबाहु मान सकते हैं। या फिर आप खुद ही सोचिए यदि किसी भी त्रिभुज के दो कोण अगर समान है, ठीक ना, किसी त्रिभुज का दो कोण अगर समान है तो वो समरूप कैसे होगा, ठीक ना। तो समरूप क्योंकि त्रिभुज के दो कोण अगर समान है तो तीसरा कोण कितना डिग्री का होगा हमको मालूम नहीं, तो इस प्रकार से तीनों कोण अगर समान होता तो एक बार हम लोग सोच सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वृत्त की सभी जीवा की लंबाई समान होती है। तो वृत्त की सभी जीवा की लंबाई समान होती है क्या? कोई वृत्त हम लोग बनाए, यहाँ से एक जीवा हो गया, यहाँ से दूसरा जीवा हो गया, ये तीसरा जीवा हो गया, तो ये नीचे वाला जीवा जो है देखिए इसका हाइट कम है, इसका हाइट थोड़ा बड़ा है, इसका हाइट एकदम ज़्यादा, तो सबसे बड़ी जीवा क्या है, व्यास बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सभी जीवा समान होती है, बिल्कुल असत्य कथन है ये, तो यहाँ पे हो जाएगा असत्य, तो इसका आंसर होगा असत्य। चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा है 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अनेक वृत्त खींचा जा सकता है। तो 3 असंरेख बिंदु से अनेक वृत्त खींचा जा सकता है। तो 3 असंरेख बिंदु किसको बोलते हैं, पहले ये समझना पड़ेगा। असंरेख बिंदु उन बिंदुओं को कहते हैं जो एक ही सीधा में नहीं होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर एक ही सीधा में नहीं होते हैं, तो इसका मतलब इनमें से वृत्त खींचा नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से ये कथन क्या हो जाएगा, आपका असत्य होगा। छत्तीसगढ़ 2024 में बी सेट में आया था। उसके बाद लिखा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य नहीं है, ठीक ना, क्योंकि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है, ये कथन गलत है। क्योंकि वृत्त की सबसे बड़ी त्रिज्या या वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है उसको क्या कहते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं, सॉरी इसको हम लोग व्यास बोलते हैं। लेकिन ये बोल रहा है त्रिज्या बोलते हैं, तो गलत बोल रहा है ना, व्यास बोलना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा व्यास। तो ध्यान दीजिएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा है उसको हम लोग व्यास कहते हैं, ठीक ना, उसको त्रिज्या नहीं बोलते। तो इस प्रकार से कथन क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे असत्य। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है अर्धवृत्त पर बना कोण 90 या समकोण का होता है। ये कथन सत्य है, इससे पहले भी हम लोग वीडियो में देख चुके हैं, सत्य कथन है। वृत्त पर बना कोण समकोण होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वृत्त एक ही खंड में बने कोण परस्पर में बराबर होते हैं। तो वृत्त के एक ही खंड में बने कोण परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कथन बिल्कुल सत्य है। उसके बाद देखिए आगे लिखा हुआ है जीवा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो कोई भी वृत्त पर ये जो जीवा हम लोग खींचते हैं, ये जीवा 2 एक जगह कट 2 जगह कट लगा रहा है, इसका मतलब करेक्ट है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये कथन बिल्कुल असत्य है। 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, 3 में नहीं करती है, तो यहाँ पे हो जाएगा असत्य। उसके बाद लिखा है देखिए किसी एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर 4 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो कोई भी एक वृत्त पर बाहर से किसी बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2, लेकिन ये क्या बोला, 4 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, मतलब ये असत्य कथन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसी वृत्त की समान जीवाएं उसके केंद्र से असमान दूरी पर होता है। किसी वृत्त की समान जीवाएं उसके केंद्र से असमान दूरी पर होता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य होगा कि असत्य होगा? तो ये कथन होगा असत्य, ठीक ना, क्योंकि वृत्त में समान दूरी पर हो सकता है, असमान दूरी पे कैसे होगा? तो इस प्रकार से ये कथन असत्य है। चतुर्भुज का आंतरिक कोण का योग 180 होता है। तो चतुर्भुज का आंतरिक कोण का योग हम लोग जानते हैं कि 360 होता है, यहाँ पे बोल रहे 180 होता है, तो ये गलत है। अगर त्रिभुज लिखा रहता चतुर्भुज की जगह तो कथन सत्य हो जाता। फिलहाल यहाँ पे चतुर्भुज की बात हो रहा है, चतुर्भुज में 360 होता है, 180 नहीं होता, तो ये कथन असत्य हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होता है। 2 सम संख्याओं का योग सदैव सम होता है। तो 2 सम संख्या ले लीजिए और इन 2 सम संख्या को योग करके देखिए कि सम संख्या आया, मतलब ये कथन बिल्कुल करेक्ट है, सत्य है।
उसके बाद एक विषम संख्या और एक सम संख्या का योग सम होता है। एक विषम संख्या ले लो और एक सम संख्या ले लो, दोनों को योग करके देखो, आंसर विषम आया, लेकिन ये क्या बोला कि योग सम होता है, ये कथन असत्य है। उसके बाद तीसरा प्रश्न, मतलब नेक्स्ट प्रश्न दिया है, दो विषम संख्याओं का योग सदैव विषम होता है। तो दो विषम संख्या ले लो, 3 ले लो और इसके बाद एक विषम संख्या 5 ले लो, इनको जोड़ के देखिए कितना आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। मतलब ये कथन क्या है, कोई भी एक विषम संख्या ले लो, दूसरा विषम संख्या ले लो, जोड़ के देखो सम आ रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि विषम होता है, मतलब ये कथन भी क्या है, असत्य है। अगर लिखा रहता कि दो विषम संख्या का योग सदैव सम होता है तब हम लोग सत्य बोल सकते थे, लेकिन ये बोला विषम होता है, जबकि आंसर हमेशा सम आ रहा है। इसका मतलब ये कथन क्या है, असत्य है। छत्तीसगढ़ 2018-2023 में बी सेट में पूछा गया था। चलिए आगे का क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी पूर्णांक संख्या को 1 से गुना करने पर वही पूर्णांक संख्या प्राप्त होगा। जैसे हम लोग -2 को अगर 1 से गुना करेंगे तो -2, -3 को अगर 1 से गुना करेंगे तो -3, -4 यदि हम लोग 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब किसी भी पूर्णांक संख्या को अगर हम लोग 1 से गुना करते हैं तो हमको वही प्राप्त होगा, वही संख्या प्राप्त होगा। ये कथन बिल्कुल करेक्ट है, मतलब सत्य है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πRh होता है। ये कथन भी सत्य है, ये तो सूत्र है, आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ 2023 में ए सेट में आया था। अर्ध गोले का आयतन 3πr² होता है। तो अर्ध गोले का आयतन 3πr² होता है, ये कथन सत्य है क्या असत्य है? ये सीधा सीधा आपको यहाँ का मतलब सीधा सीधा ये आपसे एक फार्मूला पूछ रहा है कि ये ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो ये कथन ऐसा नहीं होता, ये हो जाएगा असत्य, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए लिखा है, एक घनाभ के आकाशीय विकर्णों की संख्या 4 होती है। तो एक घनाभ के आकाशीय विकर्णों की संख्या 4 होती है। तो ये घनाभ में आकाशीय विकर्ण क्या है, इनके बीच में से जो लकीर हम लोग डालते हैं, ठीक ना, उसकी संख्या जो होती है वो 4 होती है, पूछ रहा है। तो इसका कथन जो है ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। आकाशीय विकर्ण कितना होता है, 4 होता है एक घनाभ में, ठीक है। उसके बाद एक घन के आकाशीय विकर्णों की संख्या 8 होती है। घनाभ में 4 होती है और घन में पूछ रहा है, बोल रहा है कि 8 होती है। तो घन में 8 होती है क्या, तो ये कथन बिल्कुल असत्य है, ठीक ना। घन और घनाभ दोनों एक दूसरे के समान होते हैं, तो दोनों में ही सेम रहता है, 4 ही रहता है, 8 नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद लिखा है, घन के कुल विकर्णों की संख्या 16 होती है। तो घन में विकर्णों की संख्या 16 होती है, ये कथन बिल्कुल करेक्ट है, सत्य है। चलिए ये कथन सत्य हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग और भी इसमें अभी तक जितना क्वेश्चन देखे इस प्रकार आखिरी तक, आगे कोई भी सत्य का क्वेश्चन और नहीं आया था। मेरे इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक आप सभी देखें, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे वीडियो को देखें, इसलिए आप सभी को लगभग 5 नंबर इसमें से कवर हो जाएगा, ठीक ना। और भी मैं नया वीडियो लाते रहूँगा जो कि आपको आपके एग्जाम में बहुत मदद करेगी। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए फिर से एक बार आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।